वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मेंडल्स के क्या क्या लॉ हैं, कैसे एक जीन कैसे ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से प्रोजेनी में, फिर कैसे दो जीन ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, क्या म्यूटेशन और क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसके अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अब इसके अंदर इन्होंने बेसिक में यहाँ पे थोड़ा इंट्रो दिया है कि वाई क्यों एलिफेंट हमेशा बेबी एलिफेंट को ही बर्थ देता है, क्यों एक मैंगो सीड से मैंगो ही बनता है, या फिर क्या चीज़ है जो ऑफस्प्रिंग को बिल्कुल कभी तो सिमिलर बनाती है अपने पेरेंट से, या कुछ वेरिएशन आ जाती हैं, कई बार वो बिल्कुल सेम दिखते हैं, कई बार वो बहुत डिफरेंट दिखते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स और हमारे कैरेक्टर्स, जो भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। These and several related questions are dealt with the scientifically in a branch of biology। तो ऐसे क्वेश्चंस कहाँ डील किए जाते हैं, बायोलॉजी की ब्रांच में, जिसको कहा जाता है जेनेटिक्स। दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कि इस सब्जेक्ट में क्या होता है, हम इनहेरिटेंस के साथ साथ ये भी देखते हैं कि कैसे वेरिएशन आता है कैरेक्टर्स में पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में जाने पे। तो अब बेसिकली फिर बताएं ना कि इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। तो इनहेरिटेंस क्या है, जब कैरेक्टर पास होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और यही हेरिडिटी का बेसिस है। वेरिएशन इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। तो वेरिएशन क्या है, वेरिएशन का मतलब है कि कोई भी अपने पेरेंट से कितना अलग है, बिल्कुल सिमिलर। कुछ क्या होता है जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे वेरिएशंस नहीं आती, मतलब वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, डिट्टो, उनमें कुछ चेंज नहीं है। और जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर नहीं होते। तो वही चेंजेस जो उनके अंदर आए हैं अपने पेरेंट्स से को छोड़ के, मतलब अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर नहीं है, जो चेंजेस दिख रहे हैं उसी को कहा जाता है वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस वो प्रोसेस हुआ जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में। वेरिएशन वो डिग्री हो गई जिस डिग्री से वो अपने पेरेंट्स से थोड़े डिफरेंट है। तो ह्यूमन्स पहले से ही जानते हैं, लगभग 8,000 से 1000 BC से पहले से ही, कि जो वेरिएशन का क्या कॉज है वो हिडन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही। जैसे उन्होंने किया कि उन्होंने बहुत सारी वाइल्ड वैरायटीज एग्जिस्ट करती थी नेचर में, उनको सिलेक्ट करके ब्रीड करके उन्होंने एक नई ऑर्गेनिज्म बनाए। तो जिसके एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू और डोमेस्टिकेशन के थ्रू, तो एक वाइल्ड काउ बनाई उन्होंने जिसको हम वेल नोन इंडियन ब्रीड के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है शाहीवाल काउज इन पंजाब। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है शाहीवाल काउ इन पंजाब। अब ये कह रहे हैं कि हाँ, हमारे एंसेस्टर्स को इस सब के बारे में नॉलेज तो थी, लेकिन इसके पीछे की जो साइंटिफिक लॉजिक या साइंटिफिक बेसिस थे उसके बारे में वो नहीं जानते थे। वी मस्ट हाउ रिकॉग्नाइज दैट दो आर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर एंड वेरिएशन, दे हैड अ वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज फिनोमेना। लेकिन इसके पीछे का जो साइंटिफिक बेसिस था उसके बारे में इनको नहीं पता था। तो बेसिक यहाँ पे बस इंट्रो था कि हम आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब आएगा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि मेंडल का लॉ क्या है इनहेरिटेंस के बारे में, कि मेंडल ने क्या लॉ दिए हैं किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए, कि कैसे कैरेक्टर पेरेंट से उसकी प्रोजेनी में जाएगा। उसके पीछे कुछ लॉज हैं, उसी को कहा जाता है मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी काउ डेवलप हुई थी, साहिवाल काउ इन पंजाब, ये PYQ में पूछा गया है। अब हम चलते हैं मेंडल के लॉज पे। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, ये मिड 19th सेंचुरी की बात है जब ये समझा जा रहा था कि इनहेरिटेंस क्या है इसके बारे में। तो जो जॉर्ज मेंडल थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा था गार्डन पीस पे। कितने साल तक किया, 7 साल के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी PYQ पूछा गया था कितने साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और किस पे किया। तो गार्डन पी पे किया और 7 सालों के लिए किया। उसका क्या ड्यूरेशन, क्या टाइम थी, 1856 से 1863। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, ये PYQ में पूछा गया है, इसको मार्क कर लो, 1856 से 1863। एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर उन्होंने क्या दिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब बात कर रहे हैं ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन, जब मेंडल ने इन्वेस्टिगेट करा इनहेरिटेंस के बारे में, इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में, तो फर्स्ट टाइम था जब किसी बायोलॉजिकल चीज़ में मैथमेटिकल लॉजिक ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही थी। तो हिज एक्सपेरिमेंट, अभी यहाँ से लाइन्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए PYQ, कि ऐसा क्या था उनके सैम्पलिंग में, उनके डाटा कलेक्शन में, जिसकी वजह से उनका ये जो सब था उसको क्रेडिटिविटी मिली, मतलब कि हाँ भाई ये सही चीज़ है, गलत नहीं है, ऐसा क्या था, ये PYQ पूछा गया है। तो लार्ज सैम्पलिंग साइज़ था जिसकी वजह से ग्रेटर
क्रेडिबिलिटी मिली उनके डाटा को एग्जैक्ट इसी लाइन से उठा के यहाँ से पीवाई के पूछा गया है. Also, the confirmation of his inference from the experiment on successive generation of his test plants proved that his results pointed to a general rules of inheritance rather than being अनसब्सटेन आइडियाज़. मतलब और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो प्रूफ्स किए, जो टेस्ट प्लांट्स पे जो ये सारी चीज़ें परफॉर्म करी, बैक क्रॉस वगैरह, जिससे क्या हुआ कि प्रूव मिला कि जो भी वो बोल रहे हैं वो बेसिक लॉ है. कोई ऐसे ही मनगढ़ंत कोई आइडिया या बिना किसी लॉजिक का कोई आइडिया नहीं है. हाँ, उनके पास उस चीज़ का प्रूफ है. मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेड्स. उन्होंने वो कैरेक्टर्स उठाए जिसमें उनको दो अपोजिट ट्रेड्स मिले. क्या उठाए? कैरेक्टर्स. और कैसे कैरेक्टर? जिसमें दो अपोजिट ट्रेड मिल रहे थे. तो बेसिकली कैरेक्टर हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है. उसका टॉल और ड्राफ होना वो उसका ट्रेड है. सीड का शेप एक कैरेक्टर है. उसका राउंड और रिंकल्ड होना वो उसका कैरेक्टर है, वो सॉरी ट्रेट है. तो ये चीज़ें उठाए उन्होंने. कैसे कैरेक्टर उठाए? जिनके अपोजिट ट्रेट थे. जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है. एग्जाम्पल टॉल और ड्वार्फ प्लांट, येलो और ग्रीन सीड. This allowed him to set up the basic framework of the rule governing inheritance, which was expanded by later the scientists to account for all diverse natural observation and complexity inherent in them. तो ये सब उन्होंने उठाया, ऐसे रूल्स उठाए जिसकी वजह से जो उनका बेसिक एक्सपेरिमेंट था उसको एक फ्रेमवर्क मिला, एक ढांचा मिला कि हाँ जो चीज़ है उसको सपोर्ट करने के लिए जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर या सपोर्टिंग रोल उनकी इन चीज़ों ने हेल्प करा कि उनका जो डाटा सैम्पलिंग था वो बहुत लार्ज था. उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स चूज़ करे और फिर बाद में इन सारी नॉलेज को और यूज़ करते हुए और साइंटिस्ट ने इस चीज़ को और एक्सप्लोर किया. मेंडल ने कंडक्ट किए ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स. ये भी पी वाई क्यू पूछा गया. उन्होंने क्या यूज़ करी थी? तो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स यूज़ करी थी. अब जो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स है वो क्या होती हैं? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स वो वेराइटीज़ या वो ब्रीड होती है जो बहुत बार सेल्फ पॉलिनेट हो चुकी हो. अब उसके अंदर जो करेक्टर्स हैं वो स्टेबल हो चुके हैं. वो सेवरल प्रोजेनी अपने हर एक आने वाली पीढ़ी में वो करेक्टर दिखाएगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा. वो होता है ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स. तो आगे उन्होंने बताया गया है कि ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है. ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो हैं जिनके पास वो सेल्फ पॉलिनेशन में जा चुके हैं बहुत बार. अब स्टेबल ट्रेड दिखाएंगे इनहेरिटेंस में और सेवरल जनरेशन में उस चीज़ को दिखाएंगे. मान लो एक कैरेक्टर है हाइट का, अब वो उनके अंदर फिक्स हो गया है तो वो उसकी हर जनरेशन में वो आता ही जाएगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा. दैट इज़ ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स. तो मेंडल ने क्या सिलेक्ट करा था? ये भी यहाँ से पी वाई क्यू पूछा गया. तो उन्हें क्या सिलेक्ट करी थी? 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ सिलेक्ट करी थी एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद द कंट्रास्टिंग ट्रेड. तो उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ ली, कंट्रास्टिंग वेराइटीज़ ली जो प्लांट की थी, और उसमें ऐसे पेयर्स थे जो एक दूसरे से कंट्रास्ट करते थे, सेम नहीं थे. तो बेसिकली उन्होंने क्या लिए? 7 कैरेक्टर्स लिए, 14 वेराइटीज़ ली, या फिर हम कह सकते हैं 14 ट्रेड्स लिए. सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेड सेलेक्टेड व स्मूथ और द रिंकल सीड. जब उन्होंने समझाया क्या क्या कंट्रास्टिंग ट्रेड थे, स्मूथ और रिंकल सीड हो गए, येलो और ग्रीन सीड हो गया, इन्फ्लेमेटेड फुल और कंस्ट्रक्टेड ग्रीन येलो पॉड, ये सारी चीज़ें टॉल ड्राफ्ट, ये आगे इन्होंने सब समझाया हुआ. यहाँ दिए भी हैं, देखो लिखा है ना 7 पेयर्स. क्या है? 7 पेयर हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के इन अ पी प्लांट स्टडीड बाय द मेंडल. 7 पेयर्स हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड के, 7 कैरेक्टर्स हैं, या फिर 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, या फिर 14 वेराइटीज़ हैं. तो ये ऐसे ही सिमिलर टर्म्स यूज़ करके क्वेश्चन पूछा जाता है. तो देखो अब इन्होंने क्या दिया है? सीड शेप. तो सीड शेप क्या है? कैरेक्टर है. राउंड और रिंकल्ड उसके ट्रेड है. डोमिनेंट है राउंड और रिंकल्ड है रेसेसिव. फिर सीड कलर कैरेक्टर है, येलो और ग्रीन होना उसका ट्रेड है. फ्लावर कलर वॉयलेट और वाइट. फ्लावर कलर कैरेक्टर हुआ, वॉयलेट और वाइट उसके ट्रेड हुए. पॉट शेप फिर कैरेक्टर हुआ, फुल और कंस्ट्रक्टेड उसके ट्रेड्स हुए. तो ऐसे ही उन्होंने सारे चूज़ किए. अब यहाँ पे एक ट्रिक है क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज होते हैं, सीड कलर और पॉड कलर. तो यहाँ पे जो सीड कलर और पॉड कलर इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा डोमिनेंट कौन सा रेसेसिव. तो हम इसकी एक ट्रिक है, याद करते हैं, दैट इज़ PG, पॉड कलर ग्रीन. यहाँ वैसे PG होता है पेइंग गेस्ट, हम याद करेंगे पॉड कलर ग्रीन. तो बेसिकली पॉड कलर में डोमिनेंट क्या है? ग्रीन है. बाकी सब तो याद हो जाएगा. और सीड कलर में डोमिनेंट क्या है? येलो. तो ये इसकी ट्रिक है इसको याद करने की.
अब ये इन्होंने यहाँ टेबल में सब दे दिया, फिर से वही कि कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या थे जो मेंडल ने पढ़े। स्टेम की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर, ये इसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं या इसकी वेराइटीज, जो 14 वेराइटीज थी। 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स and 7 कैरेक्टर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कैसे एक जीन पेरेंट से उसकी प्रोजेनी में जाता है, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by the Mendel, जहाँ पर उन्होंने क्रॉस करा था टॉल और डॉर्फ पी प्लांट को, ये स्टडी करने के लिए कि कैसे एक जीन जाता है अपने पेरेंट से उसकी प्रोजेनी में। तो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ वन सच हाइब्रिड, ये हाइब्रिडाइजेशन था, यहाँ पे इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया। किसको उठाया? टॉल और डॉर्फ पी प्लांट को, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया, फिर उसके जो सीड्स बने उनको उन्होंने ग्रो करा और देखा कि जो प्लांट, और पहले क्या बनाई, पहली हाइब्रिड जनरेशन बनाई। तो पूछ सकते हैं फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन कहाँ से आई? टॉल और ड्वार्फ वाले प्लांट के क्रॉस से हमारी क्या आएगी? F1 जनरेशन आएगी। ठीक है, अब इन्होंने इसमें ये देखा कि F1 जनरेशन जो है अपने एक पेरेंट को क्या कर रही है, बिल्कुल कॉपी कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं जो एक पेरेंट के ट्रेट शो हो रहे हैं दूसरे वाले के उसमें दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब जब उसकी पहली प्रोजेनी आएगी उसमें वो सारे टॉल 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 मिले, कोई भी डार्क नहीं था। तो वही उन्होंने कहा है दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फीलियल वन प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी का हो या F1 जनरेशन का हो। तो मेंडल ने यहाँ पे ऑब्जर्व करा है कि जितने भी F1 प्रोजेनी प्लांट थे वो सारे टॉल थे अपने एक पेरेंट की तरह, कोई भी उनमें से डॉर्फ नहीं था। उन्होंने सिमिलर ऑब्जर्वेशन करी, यही ऑब्जर्वेशन अपने बाकी सारे कैरेक्टर्स जो चूज़ किए थे उनके साथ भी, और द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स। पेयर्स क्यों आया? क्योंकि 7 पेयर्स हैं। ही फाउंड दैट, देखा कि F1 हमेशा रिजेंबल करता है अपने किसी एक पेरेंट को और वो दूसरे पेरेंट का ट्रेट उसके अंदर दिखाई नहीं देता। तो उनके फर्स्ट क्रॉस से, फर्स्ट जनरेशन से ये ऑब्जर्वेशन निकली। फिर मेंडल ने क्या करा, वो जो सेल्फ पॉलिनेट करा F1 प्लांट्स को जितने भी थे, मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट एंड हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द फीलियल जनरेशन 2 या फीलियल 2 जनरेशन में वो सरप्राइज हो गए जो वहाँ पे उनको रिजल्ट मिला। उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे कुछ ऑफस्प्रिंग्स कैसे थे? ड्वार्फ। द कैरेक्टर दैट वॉज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन वॉज नाउ एक्सप्रेस। अब जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ था, वहाँ क्या था, वहाँ सारे टॉल लंबे ही थे। अब जो F2 जनरेशन में ड्वार्फ, कुछ बौने पेड़ भी आए, छोटे पेड़ भी आए, F1 जनरेशन में दिख चुके। जो F1 जनरेशन में नहीं दिखे थे अब वो F2 जनरेशन में वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा था। तो ये प्रपोर्शन क्या था कि जो प्लांट ड्वार्फ थे वो क्या थे, 1/4 थे F2 प्लांट्स के, और 3/4 क्या थे, F2 प्लांट्स के टॉल थे। अभी 1/4 और 3/4 कैसे आया, इनके कहने का मतलब है, मान लो अगर ये 4 प्रोजेनी आई हैं तो इसमें से जो एक ये प्रोजेनी है, ये वाली प्रोजेनी कैसी है? ड्वार्फ। तो आउट ऑफ कितने में से, टोटल 4 में से एक क्या है? डॉर्फ, दैट इज़ 1/4 क्या है? ड्वार्फ। आउट ऑफ 4 कितने टॉल हैं? 3, दैट इज़ 3/4। तो ये रेशियो है और रेशियो क्या निकला? 3:1 का रेशियो निकला कि 3 क्या है? टॉल है और 1 क्या है? डॉर्फ है। तो वही कहा है द टॉल एंड द डॉर्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट टाइप। अब जो टॉल और ड्वार्फ थे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के क्या थे? बिल्कुल आइडेंटिकल थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई मीडियम हाइट का निकल गया, या तो सारे टॉल ही थे या फिर डॉर्फ ही थे। And did not show any blending, that is all the offspring were either tall or dwarf, none of them inherit between height, कोई भी उनके बीच के हाइट का नहीं था। सिमिलर रिजल्ट उन्होंने देखे अपने बाकी सारे ट्रेड्स में भी जो उन्होंने स्टडी करे थे, कि अब उन्होंने क्या कहा कि ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट, एक ही पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस होता है F1 जनरेशन में। वहीं पे अगर हम F2 स्टेज की बात करते हैं तो वहाँ पे दोनों ट्रेट एक्सप्रेस हो जाते हैं, और किस प्रोपोर्शन में? 3:1 में। द कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट थे वो कोई भी ब्लेंडिंग, कोई भी मिक्सिंग नहीं दिखाते, चाहे F1 जनरेशन की बात हो चाहे F2 जनरेशन की बात हो। अब उन्होंने देखो ये क्रॉस कैसे करा था पहले, तो ये हमें सबको पता है, ये पेटल्स है, ये स्टिग्मा है, ये एंथर है, ये स्टेम एंड कार्पल, सारी चीज़ें। तो इन्होंने क्या करा, एंथर्स को हटा दिया इमेस्कुलेशन से, क्योंकि हमें क्या कराना था? क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना था, हमें क्रॉस पॉलिनेशन करा था। तो वहाँ से इमेस्कुलेशन करा, एंथर्स हटा दिए गए। फिर वहाँ से क्या उठाया गया? दूसरे पॉलन उठाया गया, क्योंकि हमने फ्लावर का कलर कैसा लिया था? एक वॉयलेट और एक वाइट उठाया, वहाँ से क्या कराया? क्रॉस पॉलिनेशन किया और उसकी सारी प्रोजेनी आ गई।
अब इस ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने क्या प्रपोज किया कि कुछ स्टेबली पास डाउन हुआ, कि कुछ तो था ऐसा जो बिना किसी चेंज के पास हुआ पेरेंट से उसकी प्रोजेनी में, अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमीट्स, किसके थ्रू, गैमीट्स के थ्रू ओवर सक्सेसिव जनरेशन और बहुत सारी जनरेशन में। ही कॉल दीज थिंग्स एज अ फैक्टर्स, तो उन्होंने इस चीज़ को क्या कहा, फैक्टर्स कहा, कि जो फैक्टर्स हैं मतलब कि जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है वो क्या है, फैक्टर्स है। तो अब उन्हें हम क्या कहते हैं, जीन्स, मतलब जो चीज़ बिना किसी चेंज के ट्रांसफ़र हो रही है पेरेंट से प्रोजेनी में, उसको उन्होंने कहा था फैक्टर, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं, जीन्स के नाम से। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है, जीन्स। अभी हमने पढ़ा था हेरिडिटी की यूनिट क्या थी, बेसिक यूनिट, दैट इज़ इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट क्या है, हमारे जीन्स। अब इनके पास क्या होता है ऐसा, इनको जो हमने ये कहा, they contain the information that is required to express a particular trait in an organism। इनके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर कोई भी ट्रेट है, हमें किसी ऑर्गेनिज्म में वो ट्रेट लाना है, वो कैरेक्टरिस्टिक उठा के लानी है, एक्सप्रेस कराना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास है, जीन्स के पास है। Genes which code for a pair of contrasting traits are known as allele, that is they are slightly different forms of the same gene। मतलब जो जीन कोड करते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए, मतलब ये हाइट है, इसका कंट्रास्टिंग ट्रेट है टॉल और डॉर्फ। अब जो जीन इसके कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए, इस चीज़ के लिए कोड कर रहे हैं, वो क्या है, एलीली। तो वही कहा है, ये क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ही होती है सेम जीन की, एक ही जीन है लेकिन उसकी दो अलग अलग कंट्रास्टिंग फॉर्म, दैट इज़ एलीली। अगर हम यूज़ करें अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स क्या दिखाने के लिए, हर एक जीन के लिए, तो जो कैपिटल लेटर है वो यूज़ होता है किस ट्रेट के लिए, जो F1 में स्टेज में हुआ है, और स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ दूसरे ट्रेट के लिए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कैरेक्टर हाइट का था, तो टी को हम यूज़ कर सकते हैं टॉल ट्रेट के लिए, और स्मॉल टी को यूज़ कर रहे हैं हम डॉर्फ के लिए। एंड टी आर द एलिली ऑफ ईच अदर। तो इन्होंने कहा हाइट कैरेक्टर है, उसकी दो वेराइटीज़ हैं, टॉल और डॉर्फ। तो टॉल को हम दिखाएंगे कैपिटल टी से और डॉर्फ को दिखाएंगे हम स्मॉल टी से। तो ये क्या है हमारा जीन, और ये क्या है इसके दो एलिली। हैंस इन द प्लांट द पेयर ऑफ एलिली फॉर द हाइट वुड बी टी और टी। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, इसके पेयर होंगे, मतलब टी टॉल टॉल, टी और टी ये भी टॉल, जब स्मॉल टी आएगा दैट इज ड्वार्फ। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग जो टॉल और ड्वार्फ पी वैरायटी है वो क्या है, एलिलिक पेयर है जीन्स की हाइट के लिए, और वो क्या है, आइडेंटिकल और होमोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब सेम, होमोजाइगस होते हैं ये, जब टी आ रहा है दैट इज़ होमोजाइगस, जब टी और टी आ रहा है दैट इज़ हेट्रोजाइगस, और जब स्मॉल टी आएगा वो भी क्या है, होमोजाइगस। मतलब सेम आ रहे हैं, सेम एलीली आ रहे हैं, दैट इज़ होमोजाइगस। अब डिफरेंट एलीली आ गए तो ये क्या बन गया, हमारा हेट्रोजाइगस बन गया। तो मेंडल ने ये भी बताया था, क्या बताया था मेंडल ने, प्रपोज की जो ट्रू ब्रीडिंग है वहाँ पे टॉल और ड्वार्फ पी वैरायटी के लिए जो एलिलिक पेयर है जीन के हाइट के लिए, वो क्या है, आइडेंटिकल है और होमोजाइगस है, दैट इज टी एंड टी रिस्पेक्टिवली। टी एंड टी आर कॉल्ड द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म टॉल एंड डॉर्फ आर द फिनोटाइप। अब अगर हम कहें कि टी और कैपिटल टी क्या है, जीनोटाइप है, क्योंकि वो क्या बता रहे हैं, जीन्स के बारे में बता रहे हैं कि जीन की यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है, टॉल वाली फॉर्म आ रही है, और जब स्मॉल टी आएगा वो भी जीनोटाइप है, वो ही बता रहा है जीन की डॉर्फ वाली फॉर्म आ रही है। लेकिन हम बोले पेड़ देखने में कैसा है, लंबा है छोटा है, वो क्या है उसका फिनोटाइप। तो फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस कि देखने में कैसा है, जीनोटाइप है उसका जीन का नेचर, जीन का स्ट्रक्चर या जीन का कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है। वॉट देन विद द फिनोटाइप ऑफ प्लांट दैट हैड द जीनोटाइप टी। अभी कहने हैं कि जीनोटाइप जिसका टी है उसका फिनोटाइप क्या होगा। बेसिकली हमेशा इसमें अब हमें पता है कि हमने ये भी पढ़ा कि डोमिनेंट कौन सा था और रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा था। तो डोमिनेंट कौन सा था, हमारा कैपिटल टी, और रेसेसिव क्या था, स्मॉल टी। तो इसका क्या कैरेक्टर होगा, इसका कैरेक्टर होगा ये भी क्या होगा, टॉल निकलेगा, क्योंकि डोमिनेंट वाला क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, तो इसलिए इसका फिनोटाइप भी क्या होगा, टॉल होगा। As Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote TTV2 exactly like the TT parent in appearance। अब वही कह रहे हैं कि मेंडल ने भी यही देखा कि जो F1 heterozygote था, मतलब T कैपिटल T और स्मॉल t, वो एग्जैक्टली किसके जैसा था देखने में, कैपिटल T पेरेंट के जैसे था अपीयरेंस में, देखने में। ही प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर। अब यहाँ से इन्होंने एक चीज़ और प्रपोज करी, क्या प्रपोज करी, कि अगर डिसिमिलर वाले फैक्टर्स आ रहे हैं, मतलब डिसिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ जीन आ रहा है, तो एक डोमिनेट करता है, दूसरा क्या हो जाता है,
रह जाता है, एक्सप्रेस नहीं होता। तो जो डोमिनेट कर रहा है हैंस इज कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर, उसे कहते हैं डोमिनेंट फैक्टर। और जो दूसरा फैक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसे कहते हैं हम रेसेसिव। तो इस केस में जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस के लिए है, मतलब वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल टी फॉर ड्राफ्टनेस, दैट इज रेसेसिव। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा है कि जो आइडेंटिकल बिहेवियर है सारे अदर कैरेक्टर ट्रेट्स का, उन्होंने भी उसमें यही चीज़ देखी जो इसके अलावा उन्होंने बाकी और कैरेक्टर्स लिए थे। It is convenient and logical to use the capital and the lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessive। अभी कह रहे हैं ये एक लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये याद करने के लिए कि कैपिटल वन इज डोमिनेटिंग एंड स्मॉल टी वन इज रेसेसिव। डू नॉट यूज़ टी एंड फॉर टॉल एंड डी फॉर द ड्राफ्ट, क्योंकि इससे क्या होगा, डिफिकल्ट होगा याद करने में कि टी और डी एक ही कैरेक्टर के क्या है, एलीली है, सेम जीन के कैरेक्टर के और अलग अलग नहीं है। इसीलिए एलीली कैन बी सिमिलर एज इन केस ऑफ होमोजाइगट। अभी कह रहे हैं एलीली सिमिलर भी हो सकते हैं जैसे कि होमोजाइगट वाली कंडीशन है, और डिसिमिलर भी हो सकते हैं जैसे कि हेट्रोजाइगोट वाली कंडीशन है। सिंस द टी प्लांट, जो टी प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है। क्या है, हेट्रोजाइगस है जीन के लिए। और कौन सा कंट्रोल कर रहा है, एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है वो भी हाइट का। अब इट इज़ अ मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज़ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी जो हमने क्रॉस पढ़ा वो क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब एक ही हाइब्रिड आया और उसमें किसके बीच में क्रॉस हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में। अब फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन। अब ये भी ऑब्जर्व किया था हमने कि जो रेसेसिव ट्रेट है वो एक्सप्रेस हो रहा था F2 जनरेशन में बिना किसी मिक्सिंग के, बिना किसी ब्लेंडिंग के। When the tall and the dwarf plant produce gamete by the process of meiosis, the allele of the parental pair separate or they segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete। अब इनके कहने का मतलब ये है कि आपने ये देखा कि F2 जनरेशन में डॉर्फ प्लांट भी आ गया। तो क्या ये कह रहे हैं कि जब टॉल और डॉर्फ प्लांट ने गैमीट्स प्रोड्यूस करे, तो ये टॉल प्लांट था, ये डॉर्फ प्लांट था, ठीक है। अब इसके जो गैमीट्स आएंगे, इसके गैमीट्स क्या आएंगे, इसके गैमीट्स बनेंगे टी एंड टी, इसके गैमीट्स बनेंगे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो इनके कहने का मतलब है जब मियोसिस हुआ, मियोसिस के थ्रू जो एलीली बने पेरेंटल पेयर से, वो सेपरेट हुए, अलग हुए और सेग्रीगेट हुए एक दूसरे से। और जो ये एलीली आए, जो इनके गैमीट्स आए, इनमें से सिर्फ एक ही एलीली ट्रांसमिट होगा इसके गैमीट में। क्या होगा, इनमें से जो गैमीट में सिर्फ एक ही एलीली जाएगा। इनके कहने का मतलब है दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलीली इज़ अ रैंडम प्रोसेस। और इन एलीली का सेपरेट होना, अलग होना एक रैंडम प्रोसेस है। ये कोई भी प्री प्लान प्रोसेस नहीं होता कि नहीं तुम जाओगे। ये प्रोसेस कैसा होता है, रैंडम होता है। और ये हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी देखा था, कैसे वहाँ पे क्रोमोसोम, और मियोसिस वाले चैप्टर में देखा है सेल डिवीजन में कि कैसे वहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। एनाफेज 1 में क्या होता है, वहाँ पे जब सिस्टर क्रोमैटिड्स हटते हैं, एनाफेज 2 में होमोजाइगस क्रोमोसोम्स हटते हैं। ये सारी चीज़ें हमने मियोसिस में देखी है। तो दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलीली एक रैंडम प्रोसेस है और यहाँ पे 50% चांस होती है गैमीट की कि वो दोनों में से कोई सा भी एलीली ले जाए। हैज़ बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग। और ये कैसे वेरीफाई किया गया है, क्रॉसिंग के थ्रू ही वेरीफाई भी हुआ है। अब इस तरीके से जो गैमीट बनते हैं टॉल प्लांट के, उसके पास एलीली क्या है, टी, एंड द गैमीट जो ड्रॉप प्लांट है स्मॉल टी के, उसका एलीली क्या है, टी। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो 2 एलीली, मतलब एक कैपिटल टी आएगा एक पेरेंट से, मान लो वो पॉलन ग्रेन से आया, मान लो ये क्या था, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। और स्मॉल टी कहाँ से आ गया, दूसरे पेरेंट से, थ्रू द एग के थ्रू। अब वो यूनाइटेड होंगे, आपस में क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। मान लो यहाँ से ये आ गया, इधर मेल से आ गया कैपिटल टी और इधर फीमेल से आ गया स्मॉल टी। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से जाइगोट बनाएंगे, ये जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इनमें यूनाइट होकर जाइगोट बनाएंगे। अब उसके पास कौन कौन से एलीली होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी एलीली वहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि यहाँ पे जो हाइब्रिड बना उसमें क्या आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। तो अब ये कह रहे हैं कि सिंस दीज हाइब्रिड कंटेन एलीली विच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट, इस हाइब्रिड के पास क्या है, वैसे एलीली हैं जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दिखा रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, हेट्रोजाइगस कहेंगे, होमोजाइगस नहीं कहेंगे। जब सेम एलीली आए दैट इज़ होमोजाइगस, जब अलग अलग एलीली आ जाए तो वो हेट्रोजाइगस। तो कैपिटल टी क्या है, होमो, और जब कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाए वो क्या है, हेट्रो। The production of gametes by the parents, the formation of the zygote, the F1 and the F2 plant can be understood from a diagram called Punnett square। अब इन्होंने ये पूरा पुन्नेट स्क्वायर के थ्रू समझाया है कि ये टॉल है, इधर ये टॉल थे, इनके गैमीट्स यहाँ से आए, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से गैमीट्स आए,
पूरा वहाँ पे ये बना, ऊपर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से पूरा समझो F1 जनरेशन से। देखो ये क्या लिया, एक टॉल लिया, इसको लेट कर लेते हैं, इन्होंने मेल माना था, इसको फीमेल माना, ठीक। अब इसके गैमीट्स बने यहाँ पे कैपिटल टी, इधर बना स्मॉल टी। अब प्रोबेबिलिटी है कि एक एक ट्रांसफ़र हो, तो ये ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, ये बन गया हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ गई है, सारे यहाँ पे बन गई हेट्रोजाइगस कंडीशन आई, एक मेल से ट्रांसफ़र हुआ कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी आया फीमेल से। अब फिर आगे वही इसकी F2 जनरेशन आई, तो सेल्फिंग कर दी इसमें। अब इसमें क्या मिलेगी, डॉर्फ कंडीशन मिलेगी, जो भी हम आगे पढ़ते हैं। तो वही इन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें हम पुन्नेट स्क्वायर के थ्रू, ये जो स्क्वायर है इसे कहा जाता है पुन्नेट स्क्वायर। यहाँ से भी पूछा गया है क्वेश्चन कि पुन्नेट स्क्वायर किसने डेवलप किया था, PYQI। इट वॉज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिस्ट, किसने किया था, रेगनाल्ड सी पुन्नेट। ये PYQ पूछा गया कि किसने किया था, कौन थे ये। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक कैलकुलेट करने की कि प्रोबेबिलिटी क्या है पॉसिबल जीनोटाइप की, जो ऑस्प्रिंग आएगा, जो जेनेटिक क्रॉस आएगा, कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है, क्या आ सकता है। तो पॉसिबल गैमीट्स को लिखा जाता है दोनों साइड्स पे, यूजुअली टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, जो अभी हमने देखा टॉप रो और लेफ्ट कॉलम पे लिखा जाता है कि पॉसिबल गैमीट्स क्या हैं हमारे, क्या क्या हो सकते हैं, जो फिर एक स्क्वायर की फॉर्म में आगे बाहर निकलते हैं। जो पुन्नेट स्क्वायर है दिखाता है कि पेरेंटल दिखा रहा है, कैपिटल टी मेल है, स्मॉल टी डार्क फीमेल प्लांट है। गैमीट प्रोड्यूस्ड हुए उनके थ्रू से। F1 में जो टी कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रोजेनी आई, ये हेट्रोजाइगोट कंडीशन है। F1 प्लांट का जो जीनोटाइप है, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी उसको सेल्फ पॉलिनेट किया गया। अब यहाँ पे ये सिंबल है, ये फीमेल के लिए रिप्रेजेंट होता है, और ये एरो लगाकर मेल के लिए रिप्रेजेंट होता है ऑफ द F1 जनरेशन रिस्पेक्टिवली। जो F1 प्लांट है जीनोटाइप का, अब ये थोड़ा इसके ऊपर ओवरलैप हो गया है, देखते हैं। अब जो F1 प्लांट है जीनोटाइप का, F1 प्लांट क्या जीनोटाइप है उसका, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब उसको सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो उसने गैमीट्स बनाए, जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी के बनेंगे फिर से इक्वल प्रोपोर्शन में। जब फर्टिलाइजेशन होगा फिर से जो पोलन ग्रेप का जो जीनोटाइप होगा, टी 50% चांस है कि टी से पॉलिनेट हो जाए, और 50% चांसेस होते हैं कि वो स्मॉल टी से पॉलिनेट हो जाए। एज ऑल्सो पोलन ग्रेन के पास भी जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी 50% चांसेस हैं कि वो एग को पॉलिनेट करे स्मॉल टी के साथ, और 50% चांसेस हैं कि वो कैपिटल टी के साथ कर दे। एज अ रिजल्ट जब रैंडम फर्टिलाइजेशन होगा तो रिजल्टेंट जाइगोट क्या हो सकता है, या तो वो कैपिटल टी का भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी का भी हो सकता है, या स्मॉल टी का भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये सारी कंडीशंस आ सकती हैं। अब हम देखते हैं पुन्नेट स्क्वायर से कि जो 1/4 रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है वो टी के फॉर्म में आता है, 1/2 से कैपिटल टी और स्मॉल टी का आता है, और 1/4 आता है स्मॉल टी का। ये फिर से वही प्रोबेबिलिटी लगाई गई कि ये हमारी जनरेशन आ रही है। टोटल कितने हैं यहाँ पे, 4 है, तो एक का रेशो क्या रहा है, 1/4 का है कैपिटल टी। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी टोटल 2 हैं, तो 2 में ये इनमें से 1:2 का रेशो आएगा, फिर ये 1:4 का रेशो आएगा। तो ये सारे रेशोज़ इन्होंने बेसिकली मैथ्स की प्रोबेबिलिटी हैं इसको लगाए गए और समझाए गए। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरा समझना 1/4 1/2 1/3। बेसिकली हमें ये होना चाहिए कि कैसे आ रहे हैं, और बस कॉमन रेशो निकालना आना चाहिए। दो जो F1 जीनोटाइप है वो टी का था, लेकिन जो फिनोटाइप कैरेक्टर यहाँ पे टॉल दिखा कि देखने में कैसा है, वो टॉल है। जीन का स्ट्रक्चर बना हुआ था कैपिटल टी और स्मॉल टी का, लेकिन देखने में वो टॉल ही था। अब जो F2 की बात करें तो 3/4 प्लांट्स तो वहाँ पे भी टॉल है, वेयर सम ऑफ देम टी है, कैपिटल टी है, वहीं पे कुछ कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले भी हैं। अगर हम एक्सटर्नली, ये पॉसिबल नहीं है ये बताना कि इनके प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा देख के, क्योंकि देखने में तो सारे ही क्या है, टॉल है। अगर कैपिटल टी आ रहा है तब भी वो टॉल है, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है वो तब भी टॉल है। हैंस विद इन द जीनोटिपिक पेयर जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, सिर्फ एक कैरेक्टर कैपिटल टी ही एक्सप्रेस्ड हुआ, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस्ड हो रहा है यहाँ पे। हैंस द कैरेक्टर टी और द टॉल इज सेट टू द डोमिनेंट ओवर द अदर एलिली टी और द डार्क कैरेक्टर। मतलब जब ऐसे हेट्रोजाइगोट कंडीशन आ जाए तो वहाँ पे कौन एक्सप्रेस हो रहा है, कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस हो रहा है। तो इन्होंने कहा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हो गया। तो बेसिकली इसका मेन जस्ट ये है कहने का कि हम F1 में देखते हैं कि वहाँ पे
जो सारी प्रोजेनी थी टॉल थी। फिर उसके बाद हमने F2 में देखा, वहाँ पे टॉल और ड्वार्फ दोनों मिले। जो टॉल का रेशियो था कि वहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन भी आई और हेट्रोजाइगस भी आई। तो बाहर से देख के ये बताना कि इसका जो एलीली कॉन्स्टिट्यूएंट है होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये बताना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि दोनों ही देखने में क्या है, टॉल है। अब क्वेश्चन आ सकता है जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही है तो वो टॉल क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो कैपिटल कैरेक्टर है टी, क्योंकि वहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है, वो क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए वो क्या कर रहा है, अपना डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है और रेसेसिव वाला ट्रेट वहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इट इज़ दस ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द वन कैरेक्टर ओवर द अदर दैट द ऑल F1 सारे टॉल हैं। दो जो जीनोटाइप क्या निकले वहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है तब भी। F2 की बात करें हम तो वहाँ 3/4 प्लांट्स क्या है, टॉल है। 3/4 क्यों कह रहे हैं, अब वही क्या था, 4 प्रोजेनी थी जिसमें से 3 क्या है, टॉल है। भले चाहे वो कैपिटल टी हो, एक का ये था, एक है कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो हैं जिनका कैपिटल टी और स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और चौथा है हमारे स्मॉल टी। तो टोटल कितने हैं हमारे पास कि 4 प्रोजेनी है, टोटल 4 है, 4 में से 3 क्या है, टॉल है। दैट इज़ 3/4 क्या है यहाँ पे हमारे, टॉल है। वही दिस लीड्स टू द फिनोटाइपिक रेशियो 3/4 टॉल है। अब 3/4 में बताया गया, 3/4 में भी क्या क्या, 1/4 कैसा है, कैपिटल टी 1/4 कहाँ से है, यहाँ कि टोटल कितने हैं, 4 है, और उसमें से एक क्या है, 1/4 कैपिटल टी है। और 1/2 मतलब 2 है, 2 में से अगर टोटल माने तो उसमें 1 एक का क्या रहा है, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी के कॉन्स्टिट्यूएंट है, और दूसरा है 1/4, टोटल 4 है जिसमें से एक ये है, वो क्या है, स्मॉल टी। तो रेशियो है दैट इज़ 3:1, मतलब 3 टोटल क्या है, 4 है जिसमें से 3 क्या है हमारे टॉल है दैट इज़ 3, और एक क्या है हमारा डॉर्फ है दैट इज़ 1। तो क्या रेशियो निकल के आया, 3:1। लेकिन अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो जीनोटिपिक रेशियो क्या निकलेगा, 1:2:1। अब ये 1:2:1 रेशियो क्यों निकला हमारा जीनोटिपिक, क्योंकि ये अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसका एलईली का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि होमोजाइगस कंडीशन टी आया वो टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 आए और स्मॉल टी वाला 1 आया, तभी रेशियो बना 1:2:1 का। अब द 1/4:1:2:1/4 रेशियो इन्हीं के बारे में बताया। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यहाँ पे बायनोमियल एक्सप्रेशन लगा ax + bx, पूरा इसको सॉल्व करके ये पूरी इक्वेशन आती है, ये सारी चीज़ें। तो दैट हैज़ द गैमीट बियरिंग द जीन्स टी कैपिटल टी और स्मॉल टी इन इक्वल फ्रिक्वेंसी ऑफ हाफ। मतलब अब जो हम 1/2 कह रहे थे, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन से आया कि इनका जो एक्सप्रेस है, अपने एक्सप्रेस करने की जो फ्रिक्वेंसी क्या है, 1:2 है। तो ये पूरा अब ये यहाँ पे इसमें बिठा दिया गया ax + by के फॉर्म में, और इसको पूरा ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे। बायनोमियल एक्सप्रेशन है, इसे हमें कुछ याद नहीं करना है। फिर भी मैंने समझा दिया जितना मैं समझा सकती थी अच्छे से कि क्या क्या गिवन है, क्या रेशियोज है। अब Mendel self-pollinated the F2 plant and found that the dwarf F2 plant continued to generate dwarf plant in F3 and F4 generation। अब मेंडल ने जब सेल्फ पॉलिनेट करा F2 प्लांट्स को तो उन्होंने देखा जो डॉर्फ F2 प्लांट है वो जनरेट कर रहे थे अब डॉर्फ प्लांट F3 और F4 जनरेशन में भी। तो उन्होंने कंक्लूडेड दैट जो जीनोटाइप है डॉर्फ का वो क्या है, होमोजाइगस है, टी है, ये क्या है, टी है। From the preceding paragraph, it is clear that though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition। अभी वही कहना चाह रहे हैं कि आप जीनोटाइप का रेशियो सब कुछ पता लगा सकते हैं, मैथ्स की प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल एक्सप्रेशंस लगा के, लेकिन सिर्फ आप फिनोटिपिक रेशियो या सिर्फ फिनोटिपिक देख के, एक फिजिकल अपीयरेंस उसकी देख के आप ये नहीं बता सकते कि उसका जेनेटिक कंपोजिशन या जीनोटिपिक कंपोजिशन क्या है। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल वेदर द टॉल प्लांट आए F1 से या फिर F2 से, मतलब F1 में कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी कंपोजिशन से आ जाए, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका जेनेटिक रेशियो क्या होगा सिर्फ देख के। देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट एट F2, इसीलिए हमें ये पता लगाने के लिए जो F2 में प्लांट मिल रहे हैं उसका जीनोटाइप क्या है, मतलब वो या तो होमोजाइगस एलीली कंडीशन है या हेट्रोजाइगस एलीली कंडीशन है। तो मेंडल ने क्या करा, क्रॉस करा टॉल प्लांट को, कहाँ से उठा के, F2 प्लांट से डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस कर दिया। मतलब ये F2 जनरेशन थी, इसका जीनोटाइपिक रेशियो पता लगाने के लिए टॉल प्लांट उठाया उन्होंने यहाँ से और उसको क्रॉस करा दिया डॉर्फ के साथ। अब दिस ही कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, टेस्ट क्रॉस वो होता है हम F2 प्लांट से टॉल प्लांट को उठा रहे हैं और जब उसको उसके रेसेसिव कैरेक्टर के साथ क्या करा रहे हैं, उसका हम
क्रॉस करा रहे हैं। तो मेंडल ने क्रॉस कराया टॉल प्लांट को उठा के डॉर्फ प्लांट के साथ। अब एक टिपिकल टेस्ट क्रॉस जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पे क्या है पी प्लांट, वो क्या दिखाता है डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाता है जिसका हम जीनोटाइप पता लगाते हैं, उसको क्रॉस करते हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। तो ये तरीका है टेस्ट क्रॉस करने का। क्या किया जाता है, डोमिनेंट टाइप वाले कैरेक्टर को क्रॉस किया जाता है रेसेसिव पेरेंट के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये BPY क्यों पूछा गया कि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है। डोमिनेंट फिनोटाइप को टेस्ट क्रॉस कराया जाता है रेसेसिव पेरेंट के साथ इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। वहाँ पे क्या होती है, क्रॉस कराया जाता है, क्रॉसिंग, सेल्फ क्रॉसिंग नहीं कराई जाती। द प्रोजेनेसिस of such cross can easily be analyzed to the predict the genotype of the test organism। ये इस तरीके से हम आसानी से उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता लगा सकते हैं। Figure 4.5 shows the result of the typical test cross where the violet color flower W is dominant over the white color flower W। ये अब यहाँ पे जो आगे दिखाया गया है ये वही टेस्ट क्रॉस का दिखाया गया है कि कैसे परफॉर्म करते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेस्ट क्रॉस। अब देखो उन्होंने यहाँ पे क्या उठाया, ये रेसेसिव ट्रेट्स हैं यहाँ पे। अब ये डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट है, देखने में डोमिनेंट है, हम इसका जेनेटिक कैरेक्टर में पता नहीं है कि क्या करना है हमें। तो हम इसे उठाएंगे जेनेटिक कैरेक्टर को और रेसेसिव के साथ क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। यहाँ पे भी हमने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो इन्होंने कहा इंटरप्रिटेशन क्या है, अननोन फ्लावर कैसा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि सारे क्या है वॉयलेट। अगर हाफ फ्लावर वॉयलेट है और हाफ फ्लावर वाइट है तो अननोन फ्लावर कैसा होगा, हेट्रोजाइगस। क्योंकि इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो भी एक्सप्रेस हो रहा है। तो जब रेसेसिव कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हो जाए, जब डोमिनेंट की क्या हो रही है, क्रॉस करा रहे हैं, और उस टाइम पे रेसेसिव कैरेक्टर भी आ जाए, तो वो क्या बताएगा कि जो हमारा जीनोटाइप है कैसे हो सकता है, हेट्रोजाइगस। और डोमिनेंट की जब हमने क्रॉस कराई रेसेसिव के साथ और तब भी वहाँ सारे डोमिनेंट ही एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो कैसा हो सकता है वहाँ पे उसका जीनोटाइप होमोजाइगस। अब बेस्ड ऑन इस ऑब्जर्वेशन, अपनी इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे मेंडल ने प्रपोज करे 2 जनरल रूल्स। क्या बताने के लिए, इन अपनी पूरे एक्सपेरिमेंट की अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए। टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल्स और द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्हें क्या कहा जाता है, तो प्रिंसिपल कहा जाता है या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट पे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे 2 लॉ आए हमारे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन्हें हम या तो प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें 2 हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस अभी समझा रहे हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। कि कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है, एक यूनिट है जिन्हें कहा था मेंडल ने फैक्टर्स। फैक्टर क्या है, पेयर में रहते हैं। अगर डिसिमिलर पेयर की बात करें हम फैक्टर्स की, तो वहाँ पे एक मेंबर क्या होता है, डोमिनेटिंग, और एक क्या होता है, रेसेसिव। The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in F1 and the expression of both in F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2. तो बेसिकली जो अभी तक हमने समझा लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या, कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कैरेक्टर्स के लिए, वो पेयर में रहते हैं, जीन्स हमारे पेयर में रहते हैं। जहाँ डिसिमिलर पेयर आ जाए जीन का, तो वहाँ पे एक क्या होगा, डोमिनेंट, एक क्या होगा, रेसेसिव। ये बताता है कि एक्सप्रेशन होना एक ही पेरेंटल कैरेक्टर का F1 जनरेशन में और वहीं पे दोनों का एक्सप्रेस हो जाना F2 जनरेशन में। और किस रेशो में वो एक्सप्रेस होता है, 3:1, ये रेशो चलता है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये लॉ किस पे बेस्ड है, कि फैक्ट पे कि जो एलीली है वो आपस में ब्लेंडिंग मिक्सिंग शो नहीं करते। जैसे हमने देखा कि F2 में या तो टॉल है या तो डॉर्फ है, कोई भी बीच का कैरेक्टर वहाँ नहीं था। एंड दैट बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में उनको हम एज इट इज़ वहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। दो वन ऑफ दीज इज़ नॉट सीन इन F1 स्टेज, वहीं दो हमें उसमें से एक F1 स्टेज में नहीं दिखा, तब भी हम उन 2 कैरेक्टर को F2 में देख सकते हैं। दो द पेरेंट कंटेन 2 एलीली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वहाँ 2 एलीली होते हैं, लेकिन जो फैक्टर या फिर हम कहते हैं एलीली ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट, मतलब उस पेयर के, मतलब जीन के जो एलीली है वो पेयर सेग्रीगेट होगा एक दूसरे से, कि जो एक गैमेट है वो उन दोनों में से किसी एक को रिसीव करे। ऑफ कोर्स वही कहने का मतलब है, मान लो ये T और T कैरेक्टर है, इसके गैमीट्स बने कैपिटल T और स्मॉल t, ये इसकी क्या है, एलीली है। और जब गैमीट बन रहा है और फिर जाएगा तो उसमें से एक ही जाए, जब जाइगोट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, कि गैमीट में सिर्फ एक ही फैक्टर जाए।
ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल द गैमेट दैट आर सिमिलर। वही कह रहे हैं, होमोजाइगस कैसा प्रोड्यूस करेगा, अगर कैपिटल टी है तो उसके गैमेट्स में कैपिटल टी और कैपिटल टी ही आएगा। अब जब हेट्रोजाइगट है, एक में कैपिटल टी जाएगा, एक में स्मॉल टी जाएगा उसके गैमेट में, तो वही हेट्रोजाइगस क्या प्रोड्यूस करते हैं, दो काइंड के गैमेट्स। होमोजाइगस क्या करते हैं, एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ईच हैविंग वन एलीली विद इक्वल प्रोपोर्शन, और हर एक के पास एक एलीली होता है, वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये एक्सेप्शन है इन लॉज के, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, वो अभी हम पढ़ेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। When the experiment on P were repeated using other trait in other plant, it was found that sometime F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent। अब ये कई बार ये कह रहे हैं ऐसा है कि जो और कैरेक्टर्स उन्होंने उठाए, अभी तक हम टॉल और ड्राफ्ट की बात करते हुए आ रहे थे, अब जब कई बार उन्हें दूसरे कैरेक्टर्स भी उठाए तो ये देखा कि जो F1 का फिनोटाइप था ना, उसमें कई बार वो रिजेंबल ही नहीं कर रहा था अपने दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को भी, कि मतलब वो उन दोनों के बीच का कैरेक्टर आ रहा था उसके पास। तो यही ये कहना चाहते हैं, F1 डिड नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड वॉज इन बिटवीन द टू। अब ये हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं कि वो लॉ तो आ गए उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, तो उस लॉ के भी एक्सेप्शन है। जो इनहेरिटेंस है फ्लावर कलर का, जो देखा गया डॉग फ्लावर मतलब स्नैपड्रैगन या एंथीरियम स्पीशीज़, ये इसका नाम हमें याद रखना है, स्नैपड्रैगन को डॉग फ्लावर भी कहते हैं, और ये एंथीरियम स्पीशीज़ है। गुड एग्जाम्पल है समझने के लिए, क्या समझने के लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए। अब ये भी याद रखना है किस चीज़ का लिए बता रहा है, डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अगर हम बात करें क्रॉस में, जो ट्रू ब्रीडिंग थी वहीं पर रेड फ्लावर आर कैपिटल आर, और ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर की दैट इज स्मॉल आर, तो वही पता चल रहा है कैपिटल आर वाला डोमिनेंट है, स्मॉल आर वाला रेसिसिव है। तो अब जो F1 है कैपिटल आर और स्मॉल आर, वो क्या है, यहाँ पे पिंक आ रहा है। अभी तक हम पढ़ के आए कि जब कैपिटल आ जाए तो वो डोमिनेंट है, तो उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होना चाहिए था। बेसिकली अगर उस लॉ के हिसाब से चले हम, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, तो ये भी रेड आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये यहाँ पे रेड नहीं आया, कैसा आया, पिंक आया। तो यही क्या है, इसका एक्सेप्शन आ गया किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। जब F1 को सेल्फ पॉलिनेट किया गया F2 रिजल्ट के साथ, तो हमें रेशियो जो मिला 1:2:1 का रेशियो तो मिला, लेकिन वहाँ रेशियो क्या था, रेड का। अब जो दो वहाँ पे भी वो हमारे क्या थे, टॉल आ रहे थे, देखने में अपीयरेंस डोमिनेंट वाली ही थी, लेकिन जेनेटिक रेशियो डिफरेंट था। यहाँ पे इनका जेनेटिक रेशियो भी डिफरेंट है और फिजिकल अपीयरेंस भी डिफरेंट है। यहाँ पे एक रेड है, दो पिंक है और एक वाइट है। अब यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो तो एग्जैक्टली है वही जो हमने मेंडल में देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, लेकिन फिनोटाइप रेशियो कैसा हो गया, यहाँ पे अलग हो गया। 3:1 का जो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला रेशियो था वो यहाँ पे नहीं आया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, What happened was that capital R was not completely dominant over R, कि क्या है ऐसा कि जो कैपिटल R था वो completely dominant नहीं कर पाया स्मॉल r को, और वहाँ पे रेड की जगह कौन सा फ्लावर आया, पिंक आ गया। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब क्या समझते हैं कि एग्जैक्टली डोमिनेंस है क्या, कुछ एलीली डोमिनेंट और कुछ रेसेसिव क्यों है। टू टैकल दिस क्वेश्चन हमें समझना चाहिए कि जीन क्या करता है। एवरी जीन यू नो बाय नाउ कंटेन द इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। हर एक जीन के पास क्या है, इन्फॉर्मेशन है अपने आप को, अपने किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, पर्टिकुलर ट्रेट को। अब हम बात करते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनकी प्लॉयडी क्या है 2n। वहाँ पे क्या है, दो कॉपीज़ हैं हर एक जीन की, दैट इज एज अ पेयर ऑफ एलीली। एग्जैक्टली वहाँ पे दो कॉपीज़ ही मिलेगी हर एक जीन की, एलीली मिलेगा वहाँ पे, एक उसका फादर से आया, एक उसका मदर से आया। अब ये जो दो एलीली हैं वो हमेशा आइडेंटिकल नहीं हो सकते, एज एन हेट्रोजाइगोट, जैसे कि हमने बात करी थी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली। वन ऑफ them may be different due to some changes that is undergone about which we will read in further in the next chapter। वही जो हमने पढ़ा था म्यूटेशन, कि ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है किसी एक नट में कोई चेंज आ जाए, किसकी वजह से, उन चेंजेस को कहते हैं म्यूटेशन। वही जो उन्होंने कहा है कि जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो मॉडिफाई कर दे उस इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि हमने वहाँ देखे थे सिकल सेल एनीमिया और ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, सब म्यूटेशन के एग्जाम्पल्स थे ना वो। तो मतलब जीन तो आया कुछ था, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए जिससे वो इन्फॉर्मेशन ऑल्टर हो गई, मॉडिफाई हो गई। तो वो मॉडिफाई कर दी उसने उस इन्फॉर्मेशन को जो एलईडी के पास थी। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ जीन। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उसके पास इन्फॉर्मेशन है प्रोड्यूस करने के लिए, एक एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए पास उसके पास इन्फॉर्मेशन है। अब वहाँ पे दो कॉपीज़ हैं उस जीन की भी। मान लो ये जीन है, ई जीन है, इसके पास कॉपी है कि उसको एंजाइम बनाना है, इसके पास अब दो कॉपीज़ हैं। रुको सॉरी, इसको हम लेते हैं
इसको हम कंसिडर करते हैं, इसको हम सी से कर लेते हैं कि एंजाइम है, सी एंजाइम है, इसे एंजाइम बनाने के लिए कोड करा है। अब एक कैपिटल ई और एक स्मॉल ई, ठीक है, इसके पास ये चीज़ें हैं। लेट अस अज्यूम इट इज़ मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एल ई प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम। अभी कह रहा है दो एल ई की दो फॉर्म थी, हमने ये एज्यूम कर लिया है कि जो नॉर्मल एल ई है वो प्रोड्यूस करेगा नॉर्मल एंजाइम जो नीड है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सब्सट्रेट को एस में चेंज करने के लिए। थियोरेटिकली जो मॉडिफाई एल ई है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन। अब मान लो एक ये था, इसमें ये सेम है नॉर्मल, ये बना देगा जो बनाना था, सब्सट्रेट बनाना था ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। अब इसमें क्या हो गई, कुछ मॉडिफिकेशन हो गई। तो अब ये कहना चाहते हैं जो मॉडिफिकेशन वाला है वो किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या करा सकता है, या तो वो नॉर्मल बना दे या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बना दे। मतलब नॉर्मल बना दे, या तो ये भी कर सकता है, या थोड़ा बनाए नॉर्मल लेकिन उसका काम उतने अच्छे से ना हो, वो ये कर सकता है। या फिर एंजाइम तो बनाया उसने लेकिन कैसा बना दिया, एंजाइम तो बनाया, ये है हमारा मॉडिफाई वाला, ठीक है, इसने एंजाइम तो बना दिया लेकिन कैसी प्रोबेबिलिटी है, नॉर्मल बना दे या लेस एफिशिएंट बना दे या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना दे या फिर नो एंजाइम एट ऑल या कोई भी एंजाइम ना बनाए। तो क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, इसमें मॉडिफिकेशन हो गया, इसमें चेंजेस आ गए, इसकी एलिलिक जो पास इसके पास इंफॉर्मेशन थी उसमें ऑल्टर हो गई, मॉडिफाई हो गई। तो अभी इसके पास ये प्रोबेबिलिटी होगी कि नॉर्मल भी बना सकता है या फिर लेस एफिशिएंट भी बना सकता है, एंजाइम बना दे लेकिन वो नॉन फंक्शनल बना दे, या फिर एंजाइम बनाया है ना। तो ये क्या हुआ, ये चीज़ किसके वजह से आई, मॉडिफिकेशन के वजह से आई। तो वही चीज़ हमने देखी स्नैपड्रैगन में कि उसके पास जो एलईडी था कि उसकी इन्फॉर्मेशन में कुछ तो मॉडिफिकेशन, कुछ तो चेंजेस आए कि वहाँ पे जो आर था कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया, और वहाँ क्या रेशियो मिल गया हमें, 1:2:1 का रेशियो तो मिला, जीनोटाइप तो सेम था लेकिन फिनोटाइप में वहाँ पे एक रेड, दो पिंक और एक वाइट, हमें ये रेशियो मिल गया। इन द फर्स्ट केस अब हम फर्स्ट केस में बात करें तो जो मॉडिफाई एलीली है वो इक्विवेलेंट हो गया अनमॉडिफाइड एलीली के बराबर, जब वो नॉर्मल बना दे रहा है या फिर, ठीक है, इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, उससे फिनोटाइप भी सेम ही आएगा, मतलब देखने में जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है वो भी सेम ही रहने वाला है, ट्रेड दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, की सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा जिसको और उस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। सच इक्विवेलेंट एलीली पेयर आर वेरी कॉमन, ऐसे इक्विवेलेंट एलीली पेयर्स बहुत कॉमन है। लेकिन अगर एलीली प्रोड्यूस करता है नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम, एंजाइम तो बनाया लेकिन वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, फिर एंजाइम नहीं बनाया, तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। वही अब इसको रिलेट करो उस फ्लावर से कि वहाँ पे वो एलीली मॉडिफाई हुआ, वहाँ तो कंडीशन थी कि कैपिटल आर प्रॉपर उसको डोमिनेट कर सकता था तो वो एकदम नॉर्मल की तरह काम करता, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ नहीं हुआ, वहाँ पे वो चीज़ आई लेकिन कंप्लीटली नहीं आई। वही कि इसने एंजाइम तो बनाया लेकिन नॉन फंक्शनल बनाया या फिर एंजाइम बनाया ही नहीं, तो यहाँ पे जो फिनोटाइप है वो चेंज होगा, वहीं वहाँ पे वो कलर वहाँ पे चेंज हो गया, रेड की जगह पिंक आ गया। The phenotype और trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele। तो phenotype और trait यहाँ पे किस पे डिपेंड हुआ, सिर्फ उस पे कि जो unmodified allele है। तो जो unmodified या functioning allele है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ओरिजिनल phenotype को, मतलब डोमिनेंट allele को, और वहीं पे जो मॉडिफाई allele है वो जनरली कैसा हो गया, रेसेसिव allele की तरह हो गया। इसलिए हैंस इन द एग्जाम्पल अब जो रेसेसिव ट्रेट था वो दिखा है किसकी वजह से, नॉन फंक्शनल एंजाइम की वजह से, या फिर वहाँ पे कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ। मतलब वही जो वहाँ पे रेड कलर की जगह पिंक कलर आया है वो किसकी वजह से आ गया, उसको कम्प्लीटली डोमिनेट वहाँ नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया और वहाँ पे वो चेंजेस आ गए। तो यही यहाँ से इसको रिलेट करते हुए उन्होंने पूरा समझाया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। होप सो समझ आ गया होगा, मैंने भी इस चीज़ को रिलेट करा एंजाइम वाले एग्जाम्पल को, और उसको जब रिलेट करके पढ़ोगे तभी समझ आएगा। अगर अलग अलग पढ़ोगे कि स्नैपड्रैगन वाला अलग आ गया, अच्छा वहाँ पिंक आ गया और इसमें ये बताया तो समझ नहीं आएगा। हम इसको रिलेट करने की ये यहाँ से समझाना चाहते हैं कि अब जो यहाँ पे वो एंजाइम के लिए, हमारे एंजाइम बनाने के लिए जो जीन था उसके दो एलीली थे, ये था अनमॉडिफाइड वाला ई, इस स्मॉल ई में मॉडिफिकेशन हो गया, तीन प्रोबेबिलिटी थी, या तो वो नॉर्मल बना दे या फिर वहाँ पे बनाए लेकिन वो नॉन फंक्शनल बनाए या बनाए ना, तो वो प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये अगर जो क्या है कि नॉर्मल बना दे, ऐसे जीन्स बहुत कॉमन, लेकिन जो दो कंडीशंस हैं वो भी पाई जाती हैं कि मॉडिफिकेशन हो जाए और जो हमारा एक्सपेक्टेड रेशियो था या एक्सपेक्टेड रिजल्ट था उससे हट के कुछ और आ जाए। तो दीज आर एक्सेप्शन, लॉ ऑफ डोमिनेंस की ये एक्सेप्शन है। पहला हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, किसमें, स्नैपड्रैगन में या फिर डॉग फ्लावर में या एंथीडियम स्पीशीज़ में, वहाँ पे रेशियो तो वही मिला 1:2:1 का जीनोटाइप, लेकिन फिनोटाइप वहाँ पे चेंज हो गया, रेड, पिंक और वाइट। दूसरा एक्सेप्शन है यहाँ पे को डोमिनेंस। को डोमिनेंस पढ़ता है
टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग द क्रॉसेस जहाँ पे F1 रिजेंबल कर रहा था अपने दो पेरेंट्स को, वो था डोमिनेंस, या फिर और इन बिटवीन आ जाए दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं को डोमिनेंस F1 जनरेशन में, जहाँ पे वो अपने दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करेगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये दूसरा एक्सेप्शन है दैट इज को डोमिनेंस। अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो F1 जनरेशन में अपने दोनों ही पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहा है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल दैट डिटरमाइन AB ब्लड ग्रुपिंग इन द ह्यूमन बींग्स। अब मतलब जो हम हमारे ब्लड ग्रुप देखते हैं दैट इज बेसिकली AB ब्लड ग्रुप, वहाँ पे वो अपने दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, को डोमिनेंस का। तो वो यही कहना चाह रहे हैं जो हम पढ़ते हैं पढ़ते हैं A good example is different type of red blood cell that determine ABO blood grouping in human beings. ABO blood group are controlled by the gene I. जो अब ABO blood grouping है कौन कंट्रोल करता है, जीन आई। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रेड ब्लड सेल की, उसके पास क्या है, शुगर पॉलीमर्स हैं जो प्रोट्यूट करते हैं उसके सरफेस से। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, रेड ब्लड सेल की, और कहाँ उसी से प्रोट्यूट कर रहे हैं ये शुगर पॉलीमर, और यही बनाएंगे, यही डिसाइड करेगा द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। अब वहाँ कौन सी शुगर आएगी वो कौन कंट्रोल करेगा, जीन आई। अब जो जीन आई है उसके पास क्या है, तीन, मान लो ये आरबीसी है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब इसके पास ये शुगर मॉलिक्यूल्स है, इसके पास जो शुगर मॉलिक्यूल आएगा कौन डिसाइड करेगा, आई जीन। अब आई जीन डिसाइड तो करेगा, लेकिन आई जीन के पास भी क्या है, तीन एलीलीज हैं। तीन एलीली है मतलब कि तीन प्रोबेबिलिटी हैं कि कौन से आएगा, दैट इज़ IA, IB एंड I। अब मान लीजिए IA आ जाए, दूसरे वाले पे IB आ जाए, किसी पे II। अब यहाँ एक जब खाली IA है तो वो A ब्लड ग्रुप बन जाएगा, IB आ जाए किसी पे सिर्फ तो वो B ब्लड ग्रुप बन जाएगा। जहाँ IA और IB दोनों आ जाए तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा, A और B। अब यही क्या है, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, क्योंकि यहाँ पे वो अपने दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करने वाला है, A वाले को भी और B वाले को भी। The alleles IA and IB produce a slightly different form of the sugar while the allele I does not produce any sugar. अब जो IA है वो अलग टाइप की शुगर बनाएगा, IB अलग टाइप की शुगर बनाएगा, और जो स्मॉल I है वो किसी टाइप की शुगर बनाता ही नहीं है। बिकॉज जो ह्यूमन है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ईच पर्सन के पास क्या है, दो एंड 2 of 3 एली, इन तीन में से कोई ना कोई दो तो मिलेगा, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एक उसके पेरेंट्स से मतलब उसके एक मदर से आया, एक उसके फादर से आया, IG एंड LD। अब जो IA और IB है कम्प्लीटली डोमिनेंट है एक दूसरे पे, कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर I, एक दूसरे पे नहीं, I पे, जो स्मॉल I है उसके ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट है। तो वही ये कहना चाहते हैं जब हमने पढ़ा अभी कि ये IA है और I है, जब ये चीज़ आएगी तो वो A ब्लड ग्रुप बनाएगी, जब IA और IB किसी अलग पे आएगी तो B ब्लड ग्रुप बनाएगी, और जब ये दोनों साथ में आएंगे तो वो ब्लड ग्रुप बनेगा A और B, जब वहाँ पे स्मॉल I और ये जब आएगा। तो ये यही कह रहे हैं। इन अदर वर्ड जो IA है और I वो रिप्रेजेंट करते हैं ओनली IA को एक्सप्रेस होगा वहाँ पे, क्योंकि I के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट है कैपिटल A वाला, कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा स्मॉल आई। वहीं पे जब IB और स्मॉल आई आएंगे तो वहाँ पे IB एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जब IA और IB साथ में आएंगे तो वहाँ पे वो एक्सप्रेस करेंगे अपने अपने टाइप की शुगर्स, और कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा, I हमारा AB ब्लड ग्रुप बन जाएगा। अब ऐसा क्यों है वो भी ये समझाते हैं। दिस इज़ बिकॉज जो को डोमिनेंस क्या हो गया, वहाँ पे को डोमिनेंस हो गया। This is because of the codominance, hence the red blood cell have the both AB type of sugar। अब उसके पास क्या है, ये हमारा RBC है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जीन आया IA और IB। अब इनके पास दोनों टाइप के शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये IA मान लो, ये IB मान लो, तो अब ये कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा, AB ब्लड ग्रुप बन जाएगा। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलीली, 3 डिफरेंट एलीली हैं, कौन कौन से, IA, IB एंड स्मॉल I। देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन तीनों के थ्रू, ऑब्वियसली अभी हम देखेंगे आगे। ऑफ दीज 3 एलीली दैट आर पॉसिबल, लेकिन और जो टोटल 6 डिफरेंट के जीनोटाइप है ह्यूमन AB ब्लड टाइप में, लेकिन जो फिनोटाइप है वो हम 4 ही देखते हैं, वो अभी हम इस टेबल में देखेंगे कैसे। देखो ये है एलीली फ्रॉम द पेरेंट 1, मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक। इससे एलीली आया IA और इससे भी एलीली आया IA, तो जब IA ये एक प्रोबेबिलिटी तो ब्लड ग्रुप बनेगा A। जब इधर से आया IA, इधर से आया IB, तो यहाँ बना IA IB, ये बना AB। यही हमारा एग्जाम्पल है को डोमिनेंस का, कि दोनों ने अपने अपनी शुगर एक्सप्रेस करी, अपना अपना करेक्टर एक्सप्रेस करा। फिर IA आया, इसको अलग कलर से कर लेते हैं, ये है हमारा एग्जाम्पल है को डोमिनेंस का।
ठीक है। फिर आई ए आया, स्मॉल आई, अब ये इसके ऊपर पूरा डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या ही बनेगा, ए बनेगा। दूसरा आई बी, कैपिटल ए, अब फिर से क्या बन जाएगा, इसको भी अलग कलर से करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी, जीनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। एक बार यहाँ पेरेंट से मेल से पहले आई ए आया, इस बार मेल से आई बी आ रहा है। फीमेल से आई बी आया था, यहाँ पे इस बार आई ए आ रहा है। ये जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी है। तो ब्लड ग्रुप भी क्या बना, ए बी ही बना। ये भी किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का। फिर हम चले, अब फिर आई बी आया मेल से, आई बी आया फीमेल से, ब्लड ग्रुप बनेगा आई बी, दैट इज बी ब्लड ग्रुप। फिर आई बी आया मेल से, आई आया, अब कंप्लीटली डोमिनेंट है ये इसके ऊपर, ब्लड ग्रुप बी ही बनेगा। स्मॉल आई या कोई शुगर एक्सप्रेस नहीं होगी, आई आई तो ब्लड ग्रुप बनता है ओ। तो अब देखो यहाँ पे जीनोटाइप तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीनोटाइप हो गए, ये हमारे कह रहे हैं इतने सारे जीनोटाइप्स मिल गए हमें। एक ये मिला, दो ये मिला, 3 4 5 6 7 जीनोटाइप्स मिल गए। जीनोटाइप्स का मतलब इसको दबाना होता है 6, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी से 6 आ रहे थे, क्योंकि एक जीनोटाइप तो यहाँ सेम ही है ना, दैट इज आई ए आई बी, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, आई ए एंड आई बी ये, तो इसलिए वहाँ बोला गया था 6। तो ये कहते हैं जीनोटाइप तो हमें इतने मिल रहे हैं 6, लेकिन फिनोटाइप देखने में ब्लड ग्रुप तो 4 ही है ना, ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप देखने में तो 4 ही है ना, तो फिनोटाइप तो सिर्फ 4 है, लेकिन जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी 6 है। एक फिनोटाइप, दूसरा फिनोटाइप, तीसरा फिनोटाइप, चौथा फिनोटाइप। और जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी कितने मिले यहाँ हमें, जीनोटाइप 6। एक पहला जीनोटाइप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये क्या हमारे 6 जीनोटाइप्स हैं। ये क्योंकि दोनों सेम है इसलिए इसको ऐसे हम काउंट नहीं करते। तो जीनोटाइप 6 मिलते हैं और फिनोटाइप मिलते हैं 4, जिसमें से कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही अपने अपने शुगर मॉलिक्यूल्स वहाँ बनते हैं और दोनों ही एक्सप्रेस होते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कि मेंडल ने क्या क्या करा। उन्होंने 7 साल लगाए एक्सपेरिमेंट करने में पी पे। 1856 से 1863 में 7 कैरेक्टर्स उठाए, उसकी 14 वैरायटीज़ उठाई। एक उसमें डोमिनेंट था, एक रेसेसिव था, वो हमें याद रखना है कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव है। सबसे पहले उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करा, फिर उसके सीड्स बने, उनको ग्रो करा, F1 जनरेशन बनाई, फिर उसका सेल्फ करके F2 जनरेशन बनाई। उन्होंने वहाँ से ये ऑब्जर्व करा कि F1 में जो होता है किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर पूरा एक्सप्रेस होता है, दूसरे का नहीं होता, वही F2 में दोनों के कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं। फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने कंक्लूड करा कि वहाँ से 2 लॉ निकाले उन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही बताया कि फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, जो भी कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है आगे इन्फॉर्मेशन, वो पेयर में रहते हैं, और एक जो होता है वो डोमिनेट करता है वो रेसेसिव वाले को। फिर उन्होंने और ये भी बताया कि F1 में क्या होता है, एक ही के कैरेक्टर आएंगे पेरेंट के, दूसरे के नहीं आएंगे। वहीं अगर हम दूसरे की बात करें तो वहाँ दोनों के आ जाएंगे। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जब हमारे गैमीट्स बनेंगे पेरेंट्स से, तो वहाँ पे 2 एलील से एक ही एलील ट्रांसफ़र होगा, दोनों नहीं होंगे। और जब वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा F2 जनरेशन में, तो वहाँ पे कोई भी मिक्सिंग, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होगी, या तो एक टॉल ही होगा या तो डार्क ही होगा, कोई भी बीच का नहीं मिलेगा। तो ये उन्होंने 2 लॉ बना दिए। फिर हमने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन। पहला देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसका एग्जाम्पल था स्नैपड्रैगन, जिसको उन्होंने रिलेट करते हुए समझाया एंजाइम वाले एग्जाम्पल से। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा उसका, हमने एक्सेप्शन देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस का, डेट इज को डोमिनेंस की दोनों ही वहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे हैं, वहाँ पे कैरेक्टर दोनों, बल्कि दोनों ही डोमिनेंट है। अलग अलग जब स्मॉल आई आ जा रहा है, लेकिन जब दोनों साथ में आ रहे हैं डोमिनेंट, तो कोई एक एक्सप्रेस नहीं हो रहा, दोनों साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं अपने अपने कैरेक्टर्स, दैट इज को डोमिनेंस मिलके। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हमने 2 एक्सेप्शंस देख लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल है डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन या एंथ्रीडियम स्पीशीज़, जहाँ पे जीनोटाइप तो सेम आया लेकिन फिनोटाइप चेंज हो गया। वहाँ एक रेड 2 पिंक 1 वाइट मिला, जिसको हमने एंजाइम और सबस्ट्रेट के एग्जाम्पल से लेते हुए समझा है कि एक में मॉडिफिकेशन हो जाए, म्यूटेशन आ जाए, तो वहाँ 3 प्रोबेबिलिटी है कि वो एक तो या तो नॉर्मली बना दे, या अगले में बनाया एंजाइम लेकिन वो फंक्शनली ना बनाए, या फिर अगले में बनाए ही ना। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो पूरा जो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है वो किस पे डिपेंड कर गया, कि अब वहाँ पे मॉडिफिकेशन वाले पे डिपेंड हो गया कि वो चेंज करा था। तो और डोमिनेंट कैरेक्टर टोटली किस पे डिपेंड हुआ, अनमॉडिफाइड वाले पे। तो ये सब देखा। फिर हमने यहाँ को डोमिनेंस के एग्जाम्पल देख लिया और यहाँ पे ये पूरे एक्सेप्शन देखे। फिर अब आगे हम देख रहे हैं कि ABO ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म भी है, क्योंकि वहाँ पे 3 आ रहे थे, 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब उसी का वहीं पे हम देखते हैं कि कोई भी 2 इंडिविजुअल प्रेजेंट आ जाए तो वहाँ पे वो अलग एक्सप्रेस कर रहे थे। हेयर यू कैन सी दैट दे आर द मोर देन 2 एलीली
तो 3 एलील हैं जो सेम कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सिंस एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडी आर मेड। और लेकिन यहाँ से ये भी पता चला कि इंडिविजुअल में 2 ही मिलेंगे, हम मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन में देख सकते हैं। अब ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है, देखेंगे मल्टीपल एलिज्म का। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको पढ़ लेना। कोई डाउट आए तो मेंशन कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।